अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 8 8वीं जमात का फरवरी 2018 का तकरीबन ये पहला पेपर है इस नए सिलेबस का, वो देखने वाले हैं। ये जो पर्चा है ये है 2017 का, ठीक है, जो कि फरवरी में हुआ था और जब से कंटिन्यूअस ये प्रोसेस शुरू है। पहला जो पेपर होता है उसके अंदर ये पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में आपको ज़बान अव्वल और रियाजी, ज़बान अव्वल यानी उर्दू का रहेगा पार्ट, और उसके बाद जो ज़बान दुआम रहेंगी वो इल्मे रियाजी का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो हम ये जो पेपर जो सॉल्व करने वाले हैं 25-25 ऐसा 25-25 के क्वेश्चन के सेट में हल करने वाले हैं। मतलब हर 2017 का जो पेपर फर्स्ट का रहेगा उसके 3 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये रहेंगे लैंग्वेज के। उसके बाद ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट सेकंड में रहेगा मैथ्स का, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा 25 क्वेश्चन, और उसके बाद मैथ्स के और बाकी के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा 3 पार्ट के अंदर एक पेपर रहेगा। ये पेपर फर्स्ट रहेगा। इसको अपन कोशिश करेंगे कि उर्दू को शॉर्ट में एक्सप्लेन करें और 25 और 25 जो 50 क्वेश्चन रहेंगे इनका एक्सप्लेनेशन डिटेल में करने की मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद पेपर सेकंड के अंदर भी हम अगर पॉसिबल हुआ पहले पार्ट के अंदर तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन देख लेंगे कि इसके जवाबात क्या है, और अगर हमको टाइम मिलता है तो फिर हम इसको डिटेल के अंदर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कम से कम ये तो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट रहेगा इसका इंग्लिश, जो कि हमारी थर्ड लैंग्वेज रहेगी। ये तीसरी ज़बान है हमारी, ठीक है, थर्ड लैंग्वेज। और तीसरा रहेगा आईक्यू या मेंटल एबिलिटी, जिसको बोलते हैं अपन। मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है अपन कोशिश करेंगे कि उसका भी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट के अंदर अपलोड कर सके। लेकिन जो पहला पार्ट है इसके अंदर डायरेक्ट मैं पेपर सेकंड के आपको आंसर बताने वाला हूं और इंग्लिश को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसके ही बाद के पीडीओ में विथ एक्सप्लेनेशन करके ये पेपर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पर जब भी कोई काम कर रहे हैं हम तो हिदायतों का पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले जब भी कोई पर्चा आया तो उसकी हिदायत को गौर से पढ़ो। देखो, इस सवाल के पर्चे के 2 हिस्से मैंने आपको बताया। पहले 25 सवालात उर्दू के हैं और बाद के जो 50 सवालात है वो रियाजी के लिए है। और हर सवाल है ना, हर सवाल कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, यानी उर्दू 50 नंबर का हुआ और रियाजी 50 दूनी 100 नंबर का हुआ। ऐसा ये 150 नंबर का टोटल पर्चा है। और टाइम जो है इसके लिए फिक्स है। टाइम जो है वो है 90 मिनट। 90 मिनट आपको ये भी ख्याल में रखना है कि तकरीबन हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात, सबसे इस तरीके से घोटना है। ये जैसा अगर ये 1 बॉक्स 2 3 और ये 4 है तो इसको ऐसा स्कैन होता है। ये स्कैन होने की वजह से इसको क्या करना है, पूरा कंप्लीटली ऐसा घोटना है। ये देखो, ये इस तरीके से, मतलब कहीं पर भी इस टाइप का लगाना नहीं है। ये भी अलाउ नहीं है, ऐसा भी अलाउ नहीं है, ऐसा भी अलाउ नहीं है। और ये अगर आपने आधा अधूरा घोटे ऐसा, मतलब पूरा इसको फिल नहीं करे तो ये भी गलत है। आपको पूरा इसको इस टाइप से फिल करना पड़ेगा, तभी आपका ये जवाब काबिले कबूल होगा, ठीक है। उसके बाद एक बात ख्याल में रखिए कि मुतबादिल को भरते वक्त सिर्फ काली या नीली पेन का इस्तेमाल करें। पेंसिल से भरे हुए सवालात, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेंसिल का यूज़ हम नहीं कर सकते, नीली पेन को भी यूज़ कर सकते। लेकिन बेहतर जो है आप कौन सा पेन यूज़ कीजिए, ब्लैक पेन यूज़ कीजिए, ये बेहतर है। स्कैनिंग के लिए भी आसानी से ज़्यादा जाता, ठीक है। सवालिया पर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा 20% सवालात के 4 मुतबादिल है। मतलब कुछ सवालात ऐसे हैं जिसके 2 ऑप्शंस आएंगे आपको। 20% सवालात, 20% यानी 100 में से 20 है ना, मतलब 50 में से 10 और 25 में से 5। 50 में से 10 और 25 में से 5 ऐसे सवालात रहेंगे जिनके 2 मुतबादिल रहेंगे, 2 आंसर रहेंगे।
अब इससे पहले ऐसा होता था कि 2 आंसर में से आपने एक आंसर सही करे, एक आंसर गलत करे, तो एक आंसर के आपको नंबर मिल जाते थे। लेकिन ये बार अगर आपका ये 2 है, दो ऑप्शन है समझ लो, है ना, और आपने दोनों में से एक सही करे और एक आपका गलत हो गया, तो इस पे आपको नंबर मिलेंगे नहीं। अभी इस पे के नंबर आपके कट सकते, क्योंकि हर बार इसके अंदर चेंजेस होते रहते। ठीक है, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं अपन ये पहला पेपर। पहला जो हिस्सा है इसका, हिस्सा अव्वल, वो एकदम आसान है। ज़ैल में दी गई इबारत का बगौर मुताल्ला कीजिए और इसके नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। एकदम आसान है। ठीक है, साइंस को कुदरत साइंस को साइंस को इंसानी कदरों से कोई ख़ास सरोकार नहीं। इसकी ईजाद की मदद से इंसानियत तरक्की कर सकती है और इन्हीं से इंसानियत तबाह व बर्बाद हो सकती है। आज के ख़वानीन मुनाजिर के तसव्वुर से दिल बेख्तियार होकर कह उठता है, काश साइंस ने यह तरक्की ना की होती। ऐसा मालूम होता है कि इंसानियत खुदकशी पर आमदा है। बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं अपन आज के दौर में, उसके बारे में है ये, अपन इस पर डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। हमको सिर्फ सवालात के जवाब चाहिए और इस जुर्म में साइंस उसका मुअय्यन मददगार है। ये भी सही है कि साइंस की ईजाद से नाजायज़ मसरूफ़ लेने का जिम्मेदार इंसान है, साइंस नहीं। कह सकते हैं कि साइंस तो हमारी कत्ल व गारत गिरी की तलकीन नहीं करता, इंसान को खुदकशी पर नहीं उभारता, इसलिए साइंस मौरूद इल्ज़ाम नहीं। ये बात एक हद तक सही है, लेकिन हमें ये भी ना भूलना चाहिए कि साइंस पर समाजी जिम्मेदारियां आयद होती है। ये इंसानी बहबूदी के लिए काम के लिए आलम व वजूद में आया। साइंस तबाही व बर्बादी के सामान मुहैया करके अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकता और ये कहकर इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकता कि साइंसी हो सकता कि चीज़ें तो ईजाद हो गई, अब इनसे काम लेना मेरा काम नहीं। साइंस और साइंसदानों का यह फ़र्ज़ है कि वह अपनी ईजाद की हुई चीज़ों को इंसानियत की तबाही का ज़रिया ना बनने दे। ठीक है, ये पैराग्राफ है। उसके बाद अब यहाँ पर पहले ही सवाल पूछा उसने कि इंसानियत की तबाह व बर्बादी का जिम्मेदार कौन। अभी अपन ने पढ़े क्या है उसका जिम्मेदार, उसका जिम्मेदार है साइंसी ईजादात। उसकी वजह से मामला बिगड़ रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, इंसानी साइंस का आलम वजूद में आने का मकसद क्या है। सवाल अच्छे से पढ़ना है। इंसानी मसरफ के लिए, इंसानी बहबूदी के लिए, इंसानी कदरों के लिए और नई नई ईजादों के लिए। तो अगर अपन देखते तो इंसान की बहबूदी के लिए साइंस का आलम में ईजाद आया ताकि वो इंसानों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सके, उनकी फलाह व बहबूदी कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद देखो साइंस और साइंसदानों का क्या फ़र्ज़ है, अपन ने आखिरी लाइन में पढ़े। ठीक है, तो वो उसका जो फ़र्ज़ है पहला अपन देखेंगे, वो अपनी ईजाद की हुई चीज़ों को इंसानियत की तबाही का ज़रिया ना बनने दे। ये तो फ़र्ज़ है। वो अपनी ईजाद की हुई चीज़ों को इंसानियत की तबाही का ज़रिया ना बनने दे, ये नहीं हो सकता। वो अपनी ईजाद की हुई चीज़ों को महदूद तक के रखे, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो अपनी ईजाद की हुई चीज़ों को मुफ्त में तकसीम करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उसका सही आंसर जो है वो ये है कि अपनी ईजाद की हुई चीज़ों को इंसानियत की तबाही का ज़रिया ना बनने दे। ये ऑप्शन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आंसर है। देखो एकदम आसान है, यानी कितना आसान है कि आप आसानी से कम वक्फे में उर्दू का पर्चा हल कर सकते। अब सवाल नंबर 4 ये देखना है हमको। पहला अपन ने एक इबारत थी, अब नज़म है, ये देखना है हमको कि इसके सवालात किस तरीके से हल कर सकते हैं। मुंदरजा झैल नज़म को पढ़कर उसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। नज़र झुकाए उरूस फितरत जबी से जुल्फ़े हटा रही है, ये पढ़ना है आपको। शहर का तारा है जलजले में, उफ़क़ की लौ थरथरा रही है, ये पढ़ लेना आपने। रविश रविश नगमे तरब है, चमन चमन जश्न रंग व बू है, तयूर शाखों पर है गज़ल ख्वां कली कली गुनगुना रही है, सितारे सुबह की रसीली झपकती आँखों में है फसाना, निगार महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है। बहुत अच्छा देखो नज़म दी हुई है इसमें। तयूर बज़ में शहर के मतरब
लचकती शाखों पे गा रहे हैं, नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झुला रही है, कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही है। तो अपन ये जो नज़म है, ये नज़म का अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो मंज़र है, ये मंज़र हमको सुबह सुबह जब नींद में से उठते हम, तो घासों पे शबनम के जो कतरे रहते उसके बारे में बताया उसने। तो मतलब ये मंज़र कब का है? ये मंज़र सुबह का है। चलो अपन सवाल के जवाब तलाश करते। चौथा, शायर इस नज़्म में किस वक्त के मंज़र को बयान कर रहा है? तो जाहिर सी बात है, शबनम वगैरह कौन से वक्त गिरती? सुबह की। तो ये सुबह के मंज़र को बयान कर रहा है। एकदम आसान है। मतलब उर्दू के अंदर अपन ज़्यादा से बज़्म सहर का मतलब किसे कहा गया है? बज़्म सहर। तो इसका जो जवाब है वह है 3 परिंदे। देखो इसमें, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ पर सब सवालों के शाखों पर देखो, तयूर बज़्म सहर के मतलब लचकती शाखों पे गा रहे, कौन गाते? परिंदे गाते हैं ना। तो ये परिंदों की जवाब आएगा उसका, ठीक है। उसके बाद दी हुई नज़म में चांद का हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए। चांद का जो हम मानी लफ्ज़ है वह है महताब, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है शकीब, इस लफ्ज़ के मानी बताइए। शकीब के मानी होते बर्दाश्त। तो ये होगा 7वें क्वेश्चन का आंसर, शकीब, ठीक है। ये हो गया हमारे 7 क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। लागिर का मुतजाद लफ्ज़ मुतबादिल से तलाश कीजिए। क्या होगा लागिर? 8वां क्वेश्चन है हमारा। 8वें का पहला बीमार तो नहीं हो सकता, लागिर के मानिज बीमार होते, तो इसका होगा फरबा। फरबा मतलब सेहतमंद के सेंस में आएगा मुतजाद लफ्ज़, ठीक है। उसके बाद इमले के लिहाज से, मतलब जब अपन उर्दू लिखते लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। दुरुस्त कौन सा है? ना हिंजा, ना हिंजार, ये तो नहीं हो सकता। 9वां नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। उसके बाद ये भी गलत ऑप्शन है। दुरुस्त अल्फाज की अपने को शनाख्त करना है 90वें क्वेश्चन की। तो ये जो है कौन सा? 90 का 3 ये आएगा, ना हिंजार, ये भी गलत है, इसमें है। तो यहाँ नून हा है, ना हो गया, ये अपने को ना है, तो ये सही लफ्ज़ रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 9 का 3 रहेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, इस कहावत के लिए मुनासिब मुतबादिल दिए गए झैल में से सही 2 मुतबादिल तलाश कीजिए। मतलब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत मर्तबा करते। अच्छे का बदला बुरा, ये तो अच्छे का, ये तो उल्टा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। बुरे का बदला अच्छा, ये भी नहीं हो सकता। इसका अच्छे का बदला अच्छा और बुरे का बदला बुरा, ये इसके दोनों के दोनों ऑप्शन होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा जो रहेगा इसके सही आंसर होने वाले, ठीक है। उसके बाद देखो, लफ्ज़ों के मजमूए के लिए नीचे दिए हुए मुतबादिल में से मुनासिब लफ्ज़ पहचानिए। अब देखो, किसी हाकिम, हाकिम मतलब हुक्मरान वगैरह के सेंस में आता है, यानी जो बॉस वगैरह के सेंस में, किसी हाकिम के साथ उठने बैठने वाला। हाकिम के साथ उठने बैठने वाला कौन रहता है? तो अपन देखेंगे मुसाहिब, या अब ये 12वां सवाल है। कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई, कली की तरह से बिस रह गई। दिए हुए शेर में खत कशीदा मुहावरे के मानी मुतबादिल से पहचानिए, ठीक है। मजबूर हो जाना 12वां क्वेश्चन है अपना, ठीक है। उसके बाद मुरझा के रह जाना, पहलू में दर्द होना, खामोश हो जाना। तो इसका मतलब हो गया कली की तरह मुरझा के रह जाना। कली की अगर क्या होती? मुरझाती, तो ये हो जाता मुरझा के रह जाना, ठीक है। उसके बाद अपन तीसरा क्वेश्चन नंबर 13वां शुरू करते।
13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, वो ये है कि आवाज़ के एतबार से हुर्फ़े तहज्जी की कितनी किस्में हैं। तो ये हमको बताना है कि कितनी किस्में हैं, 5, 3, 1 या 2। तो हुर्फ़े तहज्जी की आवाज़ के लिहाज से दो किस्में मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते अपन सवाल नंबर 14 पर आते। क्या जहानत पाई है इस गरीब ने, बताइए मुंदरजा बाला जुमले में फिजाइया अलामत कहाँ लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे? क्या जहानत पाई है, यहाँ लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। तो आपको सोचना है, इसकी जो फिजाइया जो अलामत आएंगी इसकी जुमला ख़त्म होने के बाद ही आएंगी। क्या जहानत पाई है इस गरीब ने, ठीक है, तो जुमला ख़त्म होने के बाद आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, बड़े मियाँ ने कोशिश की कि किसी तरह तोहम परस्ती ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें मुंदरजा बाला जुमले में हुर्फ़े अतफ पहचानिए। हुर्फ़े अतफ किसको बोलेंगे? जो मतलब जोड़ने का काम करता। तो पहला देखो की, के नहीं, हुर्फ की क्या है, ये हुर्फ़े अतफ है ना, ठीक है। बड़े मियाँ ने कोशिश की के, ये है कि किसी तरह तो हम परस्ती ख़त्म हो जाएगी के। तो इसका ऑप्शन जो आएगा 15 का वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते अपन। दो मुतबादिल पहचानना है, सवाल अच्छे से पढ़ना है अपने। कितने मुतबादिल पहचानना है? 2। दिए गए मुतबादिल में से सिर्फ मुज़क्कर जिन्स का गुरोह बैतानी, मुज़क्कर बोला हुआ है, मुज़क्कर। ठीक है, पहला देखिए, बकरा मुलाजिमा सैयदनी है ना, सैयदनी, ये इसमें मुलाजिमा आ गया, मुज़क्कर बोला हुआ है अपने को। ठीक है, तो उसका वो नहीं। उसके बाद शौहर कुतिया, कुतिया फिर यहाँ पे मुज़क्कर नहीं है, औरत भी मुज़क्कर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। हाजी जाकिर हाथी, ये सबका सब मुज़क्कर है। बादशाह नवाब जोगी, ये भी सबके सब मुज़क्कर है। तो इसका जो 16 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 और 4। आगे बढ़ते अपन, बहुत आसान है। मुंदरजा झैल में वाहिद जमा की जोड़ियां दी गई है, उनमें से एक जोड़ी गलत है, उसका मुतबादिल पहचानिए। वो मुतबादिल पहचानना है कि कौन सी जोड़ी गलत है। काई, काइयाँ, सैयारा, सैयारगा, हुक्म, हुक्मा, यौम, अय्याम। तो अब इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। तो एक जोड़ी गलत है, हुक्म, हुक्मा, तो ये जो है ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर से जोड़ी गलत है, ऑप्शन से ये। ठीक है, क्योंकि हमको गलत को ही पहचानना है, एक जोड़ी गलत है। तो गलत कौन सा है? हुक्म, हुक्मा, ये गलत है, क्योंकि यौम की अय्याम होता, काई की काइयाँ होता, सैयारा की सैयारगा होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। मुंदरजा झैल मुतबादिल में चंद जुमले दिए गए, इसमें इस्तिफ़ामिया इकरारी जुमला है, उसे पहचानिए। ठीक है, ये 18वां सवाल है। पहला है, ये काफिला कहाँ से चला है। ठीक है, दूसरा, क्या तुम नहीं जानते झूठ बोलना गुनाह है। तीसरा, मैं इसे कैसे बतलाता। फिर, क्या तुम खाक जानते हो। तो ये जो है जुमला इकरारिया, क्या तुम नहीं जानते झूठ बोलना गुनाह है, तो ये इसका सही जवाब आएगा, ये कहलाएगा इस्तिफ़ामिया इकरारी जुमला। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। नासी शफीक मुशफिक तेरी सिफत और मुर्शीद बरहक तेरा नाम, ये 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो मुंदरजा बाला जुमले की किस्म पहचानना है। सवालिया जुमला है, सवालिया जुमला लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसके बाद मखलूत जुमला, उसके बाद मुफरद जुमला, और ये मुरक्कब जुमला है क्योंकि इसके अंदर और भी आया हुआ है ना। तो ये रहेगा 19 का आंसर रहेगा 4। ठीक है, उसके बाद दर्ज झैल जुमले में खत कशीदा अलामत का नाम बताइए। खत कशीदा, अब खत कशीदा तो नज़र ही नहीं आ रहा है हमको यहाँ। ठीक है, तो ये अलामत दिख रही है, अलामत कौन सी अलामत बोलते हैं इसको? सख्ता बोलते, ये सख्ता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद 21वां सवाल देखिए, दर्ज झैल जुमलों में सही रमूज़ औकाफ इस्तेमाल होने वाले जुमले की शनाख्त कीजिए। इस्तेमाल लिखा हुआ है,
काजी साहब निकाह पढ़ाइए, क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर। अब ये खुद देखिए पॉसिबल है क्या? नहीं। वो शर्तें क्या है? क्वेश्चन टाइप है, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। उसके बाद लड़कों होशियार हो जाओ, सवारी आ रही है, तो इसके अंदर लड़कों भी बोला हुआ है, होशियार हो जाओ बोला, सवारी आ रही है, तो ये सही जुमला होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है। उसके बाद 22वां देखो, दर्जे झैल जुमले में माजी की किस्म पहचानिए। काश मैं वजीरे आजम होता, काश, काश बोला हुआ उसने, है ना। तो ये 22 का देखिए, ये माजी तमन्नाई है, तमन्ना है कि भाई मैं काश मैं होता, तो ये माजी होता, होगा नहीं है, होता है, तो इसलिए ये आएगा माजी तमन्नाई है। ठीक है, तो 22 का पहला आंसर होगा। उसके बाद 23 का देखिए, अल्लामा इकबाल के 2 तसानीफ मुंदरजा झैल में से तलाश कीजिए। है दे बाग़ दरा, ज़रबे कलीम, ये दोनों भी बहुत ही फेमस 2 अल्लामा इकबाल की तसानीफ है, बहुत ज़्यादा आपको इसका नाम सुनने को मिलेगा। तो ये पहला और दूसरा, ज़रबे कलीम का तो नाम बहुत सारे बच्चों ने सुने होंगे, और बाग़ दरा भी बहुत मरतबा सुने होंगे, कई मरतबा किताबों के अंदर उसकी उनमें से ही कोई नज़म रहती। दर्ज झैल शेर में सनत की किस्म पहचानिए। अदा की सुन्नत शब्बीर किसने यूं ज़माने में, गए कितने सलातीन किसने समझा खून को पानी। तो इसमें क्या किया गया है? तो इसमें देखिए अपन सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा सनत तलमी आएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, यानी उर्दू जो सबक जो हमारा पर्चा है 2017 का, उसमें उर्दू का जो पार्ट है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। जुग्राफिया नाक और कान का इस सबक के मुसन्निफ का नाम बताइए। आपको जो सबक है जुग्राफिया नाक और कान का, उस सबक के मुसन्निफ का नाम बताना है। तो उसके सबक के मुसन्निफ का नाम है अली अब्बास हुसैनी, ये उनका सबक का। इसी तरीके से हमारा 2017 का उर्दू का पाठ मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।